23 जून आज महागठबंधन की तकरीबन 15 दलों की बैठक पटना में संपन्न हुई। बैठक के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित किया और यह पता लगा कि अगली मीटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रेसिडेंट के लीडरशिप में दिल्ली में होगी। मिला जुला के जो बात सामने आया, तथ्य सामने आई कि मोटा मोटी बात हो चुकी है चुनावी रणनीति की, चुनाव लड़ने की। पिछले एपिसोड में दुसाध साहब से हमने खास बात की थी इसी मुद्दे पर कि सिर्फ यूनिटी जरूरी है या एजेंडा के साथ यूनिटी। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। कई खास मेहमान इस एपिसोड में हेमंत कुमार जी हैं, धनंजय कुमार जी हैं, जो दोनों वरिष्ठ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एचएल दुसाध साहब से आप परिचित हैं, लेखक हैं, एक्टिविस्ट हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव की शुरुआत एक तरीके से हो चुकी है, आगाज हो चुका है। अब चुनावी मोड में अब नेशन जो है इस बरसात मानसून सत्र के बाद चुनावी मोड में चला जाए। हिंदुत्व अपने चरम पर है और तरह तरह के आप एपिसोड्स देखते ही होंगे। क्या विपक्ष विपक्षी एकता कोई ऑल्टरनेटिव एजेंडा तय कर पाएगा? आज माले के लीडर्स भी इस मीटिंग में थे और तकरीबन 15 दलों के लीडर्स इस मीटिंग में थे। क्या कोई ऑल्टरनेटिव एजेंडा जैसे बीजेपी का कार्ड, पॉलिटिकल कार्ड कुछ स्थापित कर पाएंगे, एजेंडा सेट कर पाएंगे? यही आज का विषय है। आज मीटिंग में क्या हुई, एक एक कर सभी साथियों से जानेंगे। पहले हेमंत जी, स्वागत है आपका, आप सभी का स्वागत अम्बेडकर नामा में। धन्यवाद। हेमंत जी, आप तो पटना में हैं अभी। जी जी जी, पूरी बारीकी से आपकी नजर रही होगी। बिल्कुल मैं वही कर रहा था जी, जरा तो। बताएं आंखों देखा हाल। हाँ, तो आज की जो मीटिंग हुई वो जो पहले से ये कहा जा रहा था कि यह मीटिंग अंतिम मीटिंग नहीं है, बल्कि यह शुरुआत है। इसके जी आगे भी मीटिंग का सीरीज चलता रहेगा। तो यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नीतीश कुमार ने भी कही कि हम लोगों के बीच में सहमति बनी है, हम लोग मिलकर लड़ेंगे और मिलकर आगे बढ़ेंगे। अगली बैठक में बहुत कुछ तय होगा और अगली बैठक आपने कहा कि दिल्ली में नहीं, वह अगली बैठक शिमला में होगी। और बैठक की तारीख फाइनल अभी नहीं हुई है, लेकिन टेंटेटिव डेट भी उन्होंने बताया कि 10 से 12 जुलाई के बीच की कोई तारीख तय हो जाएगी, जिसमें सब लोग फिर से वहां बैठेंगे। तो ये तो बैठक को लेकर कही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि इसमें जो जितने लोग यहाँ उपलब्ध थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, केजरीवाल चले गए थे, स्टालिन भी चले गए थे। नीतीश कुमार ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि जिन लोगों की फ्लाइट थी वो चले गए हैं और जिनकी फ्लाइट विलंब से है वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में रुके हुए। बीच में ममता बनर्जी भी अपनी बात कह करके निकल गई कि और वो कहा गया कि उनकी फ्लाइट ही इसलिए वह जा रही है। तो ये बताने की कोशिश की गई सब लोग यूनाइटेडली इसमें हैं। और ममता बनर्जी ने तो कहा भी कि हम लोग एक साथ एकजुट है और एक मिलकर के हम लोग लड़ेंगे। और कुल मिलाकर सबका स्वर एक ही था कि हम लोग साथ हैं, हम लोगों ने तय किया है कि एक साथ लड़ेंगे और बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। इस मीटिंग का एक तरह से टोन यही था, इस मीटिंग का पूरा ये निहितार्थ यही निकला कि हम लोग मिलकर के लड़ेंगे, बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। और इसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग थे। 15 जी पार्टियों के लोग 15 पार्टियों के 30 प्रतिनिधि थे। उसमें कुछ पार्टियों के 2-3 लोग भी थे और कुछ पार्टियों के एक एक लोग थे। जैसे लेफ्ट के तीनों तीनों लेफ्ट, सीपीआई सीपीएम और सीपीआईएमएल के एक एक प्रतिनिधि थे और बाकी लोगों के और ज्यादा प्रतिनिधि इसमें आए हुए थे। तो सब लोगों ने अपनी ये बात रखी। ये आपने जो कहा कि एजेंडे की बात की, आखिरकार यहाँ एजेंडा क्या तय हुआ, तो मुझे लगता है कि ये फाइनल शेप ये शिमला की बैठक में ही हो पाएगा कि किस किस, क्योंकि यहाँ बात हुई कि हम चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे, लेकिन हमारी राजनीतिक लड़ाई भी साथ साथ चलेगी। यानी कि एक पॉलिटिकल प्रोग्राम भी ये लोग चौकआउट करने वाले हैं, जिसके आधार पर चुनाव तक ये एक तरह से संघर्ष का एक पूरा प्लान ये लोग लेकर के आएंगे, जिसके आधार पर सरकार के खिलाफ वो जी एक राजनीतिक मुहिम चलेगी। ये इस बैठक से इसका भी संकेत मिला है।
और लालू यादव ने, जो कहा जाता है कि सबसे बड़े कम्युनिकेटर हैं, उन्होंने हंसते हंसते दो बातें कही जो काफी गौर करने वाली है। उन्होंने कहा कि आते के साथ उन्होंने अब कहा कि मैं पूरी तरह फिट हो गया हूँ और नरेंद्र मोदी को मैं फिट कर दूंगा। दूसरी बात उन्होंने राहुल राहुल गांधी को कही कि महात्मा जी आप शादी करिए, हम लोग बाराती चलेंगे। तो उन्होंने मजाक में कही, लेकिन उसका आप अर्थ निकाल सकते हैं कि उन्होंने वो क्या कहना चाह रहे थे। और एक बात उन्होंने यह भी कही कि जो लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में कि जिनको तरीपार घोषित कर दिया गया था, जिनको अमेरिका में जाने पर जिन पर प्रतिबंध लगा हुआ था, वो भी आज अमेरिका में जा करके ये जमहूरियत की और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। जी, धनंजय जी, उद्धव ठाकरे पहली बार पटना आए और स्टालिन भी पहली बार पटना आए, तो क्या समझा जाए कि अब सब लोग आर पार के मूड में आपकी नजर रही होगी पूरे एपिसोड पे? जी बिल्कुल बिल्कुल, आर पार की लड़ाई तो है ही। और आप देखिए कि जो महाराष्ट्र में जिस तरह से गठबंधन चल रहा है, या जिस तरह से बिहार में गठबंधन चल रहा है, और जो राहुल गांधी की यात्रा थी, और उस यात्रा को स्टालिन ने जिस तरह से झंडी दिखा करके आगे बढ़ाया था, उससे भी पता चलता कि स्टालिन भी बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं। फिर अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो भले वहाँ चुनाव अभी कब होगा नहीं होगा ये सब संशय में है, लेकिन महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जो हैं, वो दोनों जो है साथ आए, ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। और मुझे लग रहा है कि वहाँ जो अभी जो कदम रखा जा रहा है, जैसा हेमंत भाई बता रहे हैं कि अभी बहुत कुछ तो वो नहीं हुआ है, लेकिन एक ये हुआ कि समाजवादियों का जो अब तक का इतिहास रहा है कि वो मिलते हैं और फिर जो है बिखर जाते हैं। और क्या एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा अलग अलग पार्टियों का, वो बाद में आता है। पहला एजेंडा है कि किस तरह से बीजेपी से देश को बचाया जाए, जिस तरह से संविधान के साथ, जिस तरह से लोकतंत्र के साथ, जिस तरह से यहाँ की सारी संस्थाओं के साथ एक बीजेपी सरकार का या नरेंद्र मोदी का सरकार का जो अधिनायकवादी रवैया है, उसको लेकर के सब एक मत है कि हमको बीजेपी से लड़ना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जो बिहार में जो गठबंधन जिस तरह से चल रहा है, वो गठबंधन का ही एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन का मतलब है कि मैं कह रहा हूँ कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे उसको उसी तरीके से सोचा जाएगा कि जो जहाँ जिस तरह से बीजेपी को दे सकता है चुनौती, वो खड़ा रहे। समझिए कि बिहार में देखिए कि मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि बिहार में एक लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है, या लालू प्रसाद है, जो तमाम ईडी, सीबीआई और तमाम तरीके के जो सत्ता के जो दमन तंत्र होते हैं, उसके बावजूद भी लालू कहीं झुके नहीं। और लालू अब इलाज कराने के बाद कह रहे हैं कि मैं फिट हूँ, और उसी मजाकिया मूड में आ गए हैं जिस मूड के लिए वो जाने जाते हैं। फिर नीतीश कुमार जो लगातार बीजेपी के साथ सत्ता में रहे, वो भी अब कमर कसकर खड़े हैं कि नहीं, हमको इनको हटाना है। जैसे आप देखिए महाराष्ट्र में भी आते हैं तो आप देखिए कि शिवसेना लगातार बीजेपी के साथ रही, या कहें कि शिवसेना के साथ पकड़ करके ही, या बीजेपी शिवसेना का कंधा पकड़ करके या हाथ पकड़ के, जो समझना चाहे, बीजेपी यहाँ तक पहुंची है। और वो शिवसेना अब जो है उनसे अलग होकर के कांग्रेस एनसीपी के साथ खड़ी है। तो ये जो दोनों प्रदेशों का मैसेज है वो क्लियर है कि बीजेपी के वो अब हराना है। और जो कहिए कि 70 के दौर में जो एक इंदिरा गांधी के खिलाफ या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक जिस तरह की मुहिम चली थी, बिहार से ही जिसकी शुरुआत हुई थी जेपी के नेतृत्व में, वो मुझे लगता है फिर से वो दोहराया जा रहा है। और पिछली बार की गलतियों से सीख भी ली जा रही है कि पिछली बार जिस तरह से बिखर गए थे, इस बार न बिखरे और एक मजबूत गठबंधन बने जो संविधान के अनुकूल हो, या संविधान को बचाने का जो कार्यक्रम है या संविधान को लागू करने का जो कार्यक्रम है, उस राह पर चलने वाला गठबंधन हो। एक लास्ट बात ये कहूँ कि सबसे महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश होता है। बाकी हर प्रदेश की अलग अलग उसके नेता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में असल लड़ाई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही सबसे ज्यादा ताकत दे रहा है बीजेपी को। तो अगर अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और वहाँ जो दूसरी कुछ और पार्टियां हैं, उनका एक गठबंधन बनता है कांग्रेस के साथ, तो मुझे लगता है कि बीजेपी किनारे कर दी जाएगी। कॉर्नर जिसको करता है, कहते हैं कर देना, वो कॉर्नर कर देने वाली स्थिति क्रिएट हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि ये जो गठबंधन की जो पहली बैठक हुई है, वो कुछ अच्छा संदेशा लेकर के आई है, और आगे आने वाले समय में कुछ बेहतर ही होगा। जी
जी, ये तो हम बात करेंगे अभी कि सोशल इंजीनियरिंग में बीजेपी अभी आगे निकली हुई है। पूरे देश में हर जगह कुछ दोस्त क्रिएट करते हैं, कुछ एनिमीज क्रिएट करते हैं। और ऑपोजिशन संविधान और संविधान के प्रावधानों को किस तरह से बचाएगा, ये भी समझने की बात है। उस पर भी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन संजीव जी पटना से जुड़े हैं, पटना में है। संजीव जी, दिन भर में क्या क्या देखा आपने, आप और हेमंत जी पटना? जी। दिन भर में 5 घंटे तो कुछ देखने के लिए नहीं था अच्छा। कल। जी, बल्कि 5 घंटे मीडिया बाहर रही। कल से ही जो दृश्य है सामने, वो चीजें आती रही और एक खास किस्म का उत्साह, जैसे ममता बनर्जी आती हैं और सीधे सीधे लालू प्रसाद जी के घर पे जाकर के, और वो सब चीजें सामने आती हैं। जो देखने के लिए था मीडिया के पास वो था प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाकी ये सब दृश्यों के अलावा तो राजनीति तो दृश्यों के अतिरिक्त भी उसको पढ़ा जाना चाहिए। जो पटना में हो रहा है वो हम सब की उम्मीद के अनुरूप हो रहा है, जो होना चाहिए। जो हम सब चाहते हैं उस वैसा कुछ हो रहा है। जो संविधान पर हमला है या फिर जो हिंदुत्व अपने पूरे उत्साह के साथ है, तो उसके बरक्स उसको चुनौती कैसे दी जाए, इसके लिए जो राजनीतिक प्रयोग और एक जो नीतीश कुमार फॉर्मूला मैं अक्सर कहता हूँ। तो अभी जो पटना में हुआ, देखिए, जो म्यूजिक हम सुनना चाहते थे, म्यूजिक में एक तानपुरा होता है और तानपुरा को कसा जाता है, माहौल बनता है। तो आज समझिए कि पटना में तानपुरा कसा गया और बस म्यूजिक आगे हम लोग सुनेंगे। या तबले को भी आप देखिए, कई बार ठोक ठाक में ये लोग समझ जाते हैं कि ये तबला तो हो गया। एक चुटकुला भी है कि तबला को अवार्ड मिल गया था ठोक ठाक से। तो पटना में समझिए कि जो तबला बजने वाला है वो आज ठोक ठाक हुआ। इससे ज्यादा कोई बड़ा मैसेज अभी पटना से नहीं है। पटना से इतना बड़ा एक मैसेज है कि लोग इकट्ठे हुए, बैठे, जो नेतागण भी कह रहे थे। कोई अभी कन्वेनर तय नहीं हुआ है। आगे एक चीज बड़ी अच्छी बात हुई जो सीताराम येचुरी के संबोधन में देखने को मिली। उन्होंने ये जरूर कहा कि हम सब कई कॉमन प्रोग्राम पे जनता के बीच में संघर्ष करेंगे। सीताराम येचुरी नहीं, सॉरी, CPI-ML के महासचिव दीपंकर आचार्य के जी जी। बाकी सब तो जो एक जो यह समय है, और समय जिस तरह से राजनीति विपक्ष पे हमलावर है, नेताओं पे हमलावर है, संविधान, वो सब बातें तो हुई। लेकिन एक बात थी कि सड़क पर देखिए 3 बार जो सत्ता बदली है, ये जो तमाम लोग आज थे बैठे हुए, वो वैसे लोग थे जो तीनों बार सत्ता बदलने के दौरान सक्रिय रूप से युवा, कभी थोड़ा किशोर से अधिक युवा, कभी पूर्ण युवा काल में रहे। और इन सब का हस्तक्षेप रहा 74-77 में जब सत्ता बदली तब का, और 89 में जब सत्ता बदली है तब भी, और बाद में ऐसे प्रयोग होते रहे। तो ये जो प्रयोग है विपक्षी दलों के एका का, गैर कांग्रेस के नाम पर पहले भी हुआ है। 3 बेसिक फैक्टर है रतन भाई, जिसके आधार पर जो लोकप्रिय सत्ता है, जो नरेंद्र मोदी की सत्ता है, अभी लोकप्रिय सत्ता आप कहेंगे, जमी हुई सत्ता है। जैसे इंदिरा गांधी की कभी सत्ता हुआ करती थी, या राजीव गांधी की सत्ता जो 84 से 89 चली, उसमें 3 मेजर फैक्टर होते हैं। एक तो विपक्ष का एका जो आज बना, दूसरा होता रहा है सड़क पे जो मुद्दे हैं जिससे जनता जुड़ सके। 84 में हम सब जानते हैं, 74 से 77 हम सब जानते हैं देश किस तरह से आंदोलित था। कम से कम उत्तर भारत ही सबसे बड़ी चुनौती भी है विपक्ष के लिए, या भाजपा हटाओ के लिए। दूसरा ये 2 चीजें। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है, उसकी मुझे उस पर नजर मेरी रहेगी 6-7-8 महीने तक, कि इनका आपस का जो विरोधाभास है एनडीए का, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर। हम लोग नाम ले सकते हैं कि कभी हम लोग उम्मीद करते हैं कि कभी तो ठाकुर साहब कुछ कहें जो घुटन में है, कभी तो नितिन गडकरी का खेमा कुछ उबाल पे आए। यानी आप देखिए, बीपी सिंह जब राजीव गांधी से बाहर होते हैं, या एक ऐसी स्थिति आती है जब जगजीवन बाबू बाहर हो जाते हैं, तो सत्ता निकल जाती है। यानी 3 मेजर फैक्टर, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण तौर पे सामने है। दूसरा जो सोशल जस्टिस की बात हो रही है, नीतीश जो बिहार में जातीय जनगणना के प्रयास वगैरह हो रहे हैं, वो सब मुद्दा पिकअप पकड़ता है। तो 2 और तीसरे की हमें हमेशा उस पर नजर रहेगी। यदि ये हुआ तो हम समझ जाएंगे कि नरेंद्र मोदी की पारी खत्म है। चलिए एक और उसमें ऐड कर देता हूं जिससे बाद में आएंगे, वो है कि अब एक सोशल इंजीनियरिंग भी ऑपरेशनल पार्ट है पूरे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। HL तुषार साहब हैं, लखनऊ से, दूसरी महत्वपूर्ण राजधानी। संजीव भाई कह रहे हैं कि ठाकुर साहब की अभी तक आवाज क्यों नहीं आ रही है? तुषार साहब, आपकी नजर तो इसमें बनी, लगातार आप लिख रहे हैं महागठबंधन को लेकर और तमाम मुद्दों पर लिख रहे हैं। जी
सर हम लोगों ने सुबह इसे लेकर के कुछ चर्चा किया था और चर्चा में कहीं एक नकारात्मक निराशा का भाव था, लेकिन हमने इस प्रोग्राम की कुछ जो है झलक आपका यूट्यूब पर देखी, उसके बाद से जो आपके गेस्ट हैं उनके मुंह से जो मैं सुन रहा हूँ, तो कहा जा सकता है कि आज की बैठक जो है प्रत्याशा से कहीं अधिक बेहतर रही। इसमें जो है उम्मीद की जा सकती है कि कल ऐसे हालात बन सकते हैं जिसकी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि विपक्ष संगठित होकर के जो है अपने भाजपा हटाओ की मुहिम में जुटेगा। जैसे संजीव चंदन जी ने कहा कि वो जो वाद्य यंत्रों का एग्जाम्पल दे के बताया कि तबला और तानपुरा ये सब जो है जिस स्टेज में है, लगता है कि इनका जो इससे निकलने वाला संगीत जो है एक्सट्रीम पर पहुंचेगा। तो आज तो जो है सर ज्यादा खबर भी हम लोगों के पास नहीं है, जो हल्की फुल्की हम लोग जो ग्लिम्स देखे हैं यूट्यूब पर या सुन रहे हैं, उसके आधार पर तो जो है विपक्ष को बधाई दिया जा सकता है कि वो जो है एक सकारात्मक प्रयास की दिशा में अग्रसर है। मैंने जी कुछ झलकियां देखी जिसमें मीटिंग हॉल में बैठे हुए जो चेहरे हैं शरद यादव, लालू प्रसाद यादव वगैरह का, शरद तो यादव वो नहीं, रुख हाँ? शरद यादव लालू अब नहीं यादव रहे। को लालू यादव जी शरद को जाते पवार, हुए मैं देखा, कुछ लोगों के साथ जा रहे हैं कहीं। हाँ? शरद पवार की बात कर रहे हैं। शरद पवार। अच्छा, शरद पवार भी दिखाई पड़े और बड़ा अच्छा लगा कि जो राहुल गांधी की भंगिमा थी वो बड़ी पॉजिटिव थी, कहीं से जो है उसमें ये नहीं था। तो मुझे लगता है कि जो मीटिंग का जो ये निचोड़ है उसका अनुमान हम लोग जो है राहुल गांधी के बॉडी लैंग्वेज के आधार पर लगा सकते हैं कि एक अच्छी मीटिंग हुई है और आशावादी हो सकते हैं कि धीरे धीरे जो है ये गठबंधन मजबूत बनेगा। अब जहां तक जी वही है कि हम लोगों ने सुबह चर्चा किया कि गठबंधन तो बन जाएगा, अतीत में भी बनते रहे हैं, लगता है कि वर्तमान में भी एक बड़े गठबंधन के जो है ऑर्गेनाइज होने की संभावना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप गठबंधन के जोर से भी जो है भाजपा को नहीं हरा सकते। भाजपा को हराने के लिए सबसे जरूरी है वैकल्पिक विजन, अर्थात भाजपा का जो विजन है उसका जो है विपरीत विजन आपको देना पड़ेगा। अगर उसका विजन बिल्कुल तय है कि सामाजिक न्याय विरोधी है, तो विपक्ष को संगठित होकर के जो है उग्र सामाजिक न्यायवादी विजन देना पड़ेगा। जिस तरीके से जी भाजपा ने जो है बिजनेस के जरिए देश को बेचा है, वादा करना पड़ेगा, कहीं इनको इस लेवल पर सहमति ले जानी उस पड़ेगी। सेगमेंट पे आते हैं अभी, एक एक राउंड उस पे आएंगे अभी, उस पे तो आएंगे बहरहाल साथ सर साथ। मेरी ओर से तो बधाई है विपक्ष को, जो है एक होपफुल जो है आज इवेंट हुआ है, ये मैं कहूंगा। जी और ज्यादा तो जानकारी उसमें नहीं है एक और अभी मसला जो है तो। बड़ा इम्पोर्टेंट है संजीव भाई, वो ये सरकारी संस्थाओं का जो मिसयूज हुआ है, उससे भी पॉलिटिकल क्लास ओपोजिशन क्लास बहुत घबराया हुआ है, तो वो भी एक बिल्कुल। एजेंडा रहेगा। बहरहाल हेमंत जी, बिहार में एक सोशल इंजीनियरिंग कांशीराम के जमाने में हुआ था, उसके बाद बीजेपी ने बहुत तबीयत से सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया। कहीं यादव बनाम गैर यादव, कहीं जाटव बनाम गैर जाटव, कहीं जाट बनाम कुछ और, सबसे पहले शत्रु आइडेंटिफाई किया मुस्लिम, उसके बाद हिंदुओं का भी विखंडन। अ, कैसे इसको रिजॉल्व कर पाएंगे? आप बिहार में हैं, वहां का सोशल इक्वेशन आप जानते हैं। बीजेपी के पास कोई ऐसा चीज नहीं है सिंबोलिज्म के अलावा कि मैंने राष्ट्रपति बना दिया, मैंने ये बना दिया, कोई ऐसा चीज नहीं जो दलित पिछड़े आदिवासी को डिलीवर कर सके मटेरियल टर्म्स में, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी इंजीनियरिंग के माध्यम से वो कहीं ना कहीं अपना इक्वेशन फिट कर ही लेता है। कैसे देखा जाएगा पूरे मसले को, ओपोजिशन को अगर एक साथ यूनाइट कर दें? जी हेमंत जी। अनम्यूट करिए। अनम्यूट कीजिए। हाँ, कर दिया कर दिया। हाँ, आवाज की तो ये समस्या है। हाँ, तो थोड़ा ये सा। चुनाव हाँ विपक्ष विपक्ष के अब सामने यह चुनौती है कि वह एजेंडा कैसे सेट करता है, क्योंकि चुनाव तो एजेंडा ही जिताता है। अब बाकी चीजें तो पीछे रहती है। क्या मुद्दा आप सेट कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये आप देखेंगे कि दिल्ली, जहां हमको लगता है कि वो वहाँ पूरी सरकार बैठी हुई है, वहाँ सबसे ज्यादा आरएसएस का हमको लगता है नेटवर्क है, लेकिन 30 साल हो गए वहाँ बीजेपी को अब शासन में आए हुए।
तो वो तो एजेंडा वहाँ ऐसा सेट हुआ कि पहले कांग्रेस ने 15 साल, फिर अब लगातार ये आम आदमी पार्टी चला रही है। तो यहाँ बीजेपी, यहाँ जो विपक्षी दलों की बैठक हुई, उनके सामने एक एजेंडा, निश्चित रूप से एजेंडा तय करना है कि वो क्या एजेंडा होगा जिसके इर्द गिर्द यह गोलबंदी जो हुई है वो आगे बढ़े। दूसरी बात, आपने सोशल इंजीनियरिंग की बात कही, तो निश्चित रूप से इसमें बीजेपी बहुत चालाकी से चीजों को आगे बढ़ा रही है। बीजेपी ने जैसे कि अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया इस बार, तो वो थोड़ा सा माइक नजदीक ले लें या उसको निकाल ही दें। हाँ, वो बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष जो जिनको बनाया वो कुशवाहा बिरादरी से लेकर के आए जी। और हाँ, वो पहले थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन थे। अब उनको लगता है कि उनकी रोज ट्रेनिंग होती है कि आपको बहुत हार्ड बोलना है, बहुत हार्श बोलना है और उटपटांग बातें भी बोलनी है। तो हाँ, तो वो कैसे अपने नेताओं को कैसे लेकर के आते हैं, उनकी जाति का कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनके फेस वैल्यू का कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें ये बीजेपी बहुत चालाकी से इसको कर रही है। लेकिन इसके काउंटर में इधर से भी हो रहा है कि आपने एक कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो इधर से भी 2-3 लोगों को खड़ा किया गया है, जैसे उपेंद्र कुशवाहा, ये उमेश कुशवाहा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ऐसे ऐसे और लोगों को सामने लेकर के आया गया है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग के मामले में जो बीजेपी लगातार अपने आप को आगे अग्रगति लेकर के चल रही है, तो इसको चुनौती देने के लिए ये विपक्ष के सामने, और खास करके बिहार से यह शुरुआत हुई है, तो ये निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए भी एक और लालू यादव के लिए भी एक चैलेंज है कि आप कैसे ये सेट करते हैं, कैसे एजेंडा सेट करते हैं और कैसे इनके सोशल इंजीनियरिंग का आप जवाब देते हैं। हेमंत जी, छोटी सी एक प्रतिक्रिया और, दलित पॉलिटिक्स कहाँ है बिहार में? दलित पॉलिटिक्स ऐसा अगर लोगों को लेकर के नाम लेकर कहेंगे तो मुझे लगता है कि वो जिन लोगों का नाम था, वो जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो या उनके चाचा हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये कोई आदमी दलित पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। ये लोग बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं और उस एजेंडे के तहत अपना निहित स्वार्थ साधते हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो और चाहे चिराग पासवान हो, चाहे उनके चाचा पशुपति कुमार पारस हो, इवन की जो मुकेश सहनी है वो भी, ये तमाम लोग बीजेपी के एजेंडे पर काम करते हैं और उनका एजेंडा आगे बढ़ाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। दलितों का सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई किया है तो इन लोगों ने किया है। दलित एजेंडा पार्टियों के पास में है। इस महागठबंधन में, इस विपक्ष की बैठक में एक पार्टी सीपीआईएमएल है जो दलितों का एजेंडा आगे बढ़ाती है। ये दलित नामधारी लोग दलितों का एजेंडा आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, ये लोग बीजेपी का काम कर रहे हैं, आरएसएस का काम आसान कर रहे हैं। जी, धनंजय जी, ये सोशल इंजीनियरिंग का मसला जो है वो महाराष्ट्र में भी है, उसी तरीके से है। अभी हमने देखा कि अम्बेडकर जयंती मनाने के चक्कर में एक बच्चे की हत्या भी हो गई। उद्धव ठाकरे वहां के इंटरनल पॉलिटिक्स, शिवसेना की इंटरनल पॉलिटिक्स में भी उलझे हुए हैं। तमाम इन हालात को देखते हुए कैसे देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या हो सकता है? शरद पवार बड़े नाम है, उद्धव ठाकरे भी बड़े नाम है, कांग्रेस भी महागठबंधन में होगी, महाअघाड़ी बनी तो उसमें शायद प्रकाश अम्बेडकर थे या नहीं थे। तो दलित पॉलिटिक्स बीच महाराष्ट्र पॉलिटिक्स सोशल इक्वेशन के हिसाब से कैसा रहे? देखिए, प्रकाश अम्बेडकर तो अघाड़ी में नहीं थे, लेकिन शिवसेना के साथ उनका गठबंधन हुआ है और प्रकाश अम्बेडकर जी का एक खास जिला में उनका ज़्यादा प्रभाव है। और बीच में ये भी हल्ला हुआ था कि औरंगजेब की उस पर जाकर के उन्होंने फूल चढ़ा दिए, उसका क्या असर होगा वगैरह। लेकिन महाराष्ट्र में मूल जो मैं बात करूं तो बाकी तो जो कांग्रेस है और जो एनसीपी है, दोनों का अपना है। और आप देखिए कि वो जो नागपुर से उनके एक नेता आते हैं विदर्भ इलाके से, वो उसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, दलित क्षेत्र वर्ग से आते हैं और बड़ा चर्चित नेता है। और कई नेता हैं, कांग्रेस में तो उस तरह के नेता हैं ही। शिवसेना में जो है, शिवसेना बेसिकली जो अलग होती है बीजेपी से, वो इसी बिंदु पर होती है कि शिवसेना के जो, हाँ जी, जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो बीजेपी के हिंदूवादी लोग हैं, उनमें ज्यादा प्रभाव जो है वो
जो चुटिया और कहते हैं ना टीका वाले लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी शक्तियों को मजबूत करने वाले लोग जी और उनके साथ उस तरह के लोग। लेकिन शिवसेना में जो लोग हैं वो बहुजन ही ज्यादा है, भले हिंदू के नाम पर वो जमा हुए, लेकिन हिंदू से पहले वो मराठी के नाम पे जमा हुए थे, वो मराठा जी। नहीं मराठी के नाम पर जमा हुए थे। और मराठी के नाम पर जो शिवसेना के साथ जमा हुए थे वो लोग वो थे जो इस समाज में पिछड़े थे, नौकरियों में पिछड़े थे, समाज में पिछड़े थे। और जैसा कि बाल ठाकरे ने जब पार्टी खड़ी की थी शिवसेना नाम की, तो उन्होंने कहा था कि 80% हम सामाजिक सेवा करेंगे और 20% राजनीति करेंगे। ये 90 से पहले की शिवसेना की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस समय जो है आप देखिए कि यहाँ पे जो शाखा प्रमुख हुआ करते थे, या उस समय जो है जो जितने एम्बुलेंसेज हैं या और दूसरे तरीके का काम किया उन लोगों ने मराठियों को रोजगार दिलाने के लिए, तो उन तमाम जो लोग वहाँ जुड़े हुए रहे अभी भी हैं वो ज्यादातर लोग बहुजन समाज के लोग हैं जो गरीब समाज से आते हैं। इसलिए जो बीजेपी की जो हिंदूवाद है और जो शिवसेना का हिंदूवाद है वो अलग हो जाता है। और जब उद्धव ठाकरे की बात करते हैं तो उद्धव ठाकरे की बात करते समय मैं तो उद्धव ठाकरे को तब से जान रहा हूँ 90 में, जब वो राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हुए नहीं थे, तब उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया था मी मुंबईकर करके। मी मुंबईकर मतलब जो मुंबई का रहने वाला है, वो किसी भी प्रांत से आया हुआ हो, किसी भी समाज का हो, वो मुंबई का है। हालांकि इसको राज ठाकरे जी ने सबोटाज कर दिया था, राज ठाकरे तब अलग नहीं हुए थे, शिवसेना में थे, और ऐसा माना जाता था कि उधर ये बाल ठाकरे के बाद राज ठाकरे ही पार्टी संभालेंगे। लेकिन आगे घटनाक्रम बदला और उद्धव ठाकरे आ गए राजनीति के केंद्र में भी शिवसेना के। तो उद्धव ठाकरे ने शुरू से ये नोट रखा कि हमको प्रांतवादी राजनीति नहीं करनी है। और एक और किया, जो 2.5 साल उन्होंने सरकार चलाई उसमें ये भी उन्होंने साबित किया कि जो सांप्रदायिक राजनीति जिस तरह से शिवसेना बीजेपी करती रही, शिवसेना भी उसमें शामिल थी उस समय, तो वो उससे वो दूर हैं। और मैं बताऊं कि मुंबई में जो आम मुस्लिम्स हैं या महाराष्ट्र के मुस्लिम्स हैं, उन लोगों ने भी माना कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री रहे तो बेहतर गवर्नेंस दिया। और तो ये एक प्रभाव है उद्धव ठाकरे का बना है, और एक शिवसेना को कहिए वो बदल रहे हैं। और जो शिवसेना बदल रही है, खासकर कोंकण वाले पार्ट में उनका जनाधार है, तो उसमें अभी भी भले सिंधे तोड़ करके ले गए हैं ढेर सारे विधायकों को, लेकिन जमीन पे उनका प्रभाव अभी भी उद्धव ठाकरे का है। और बाला साहब ठाकरे के प्रति जो आम मराठी बहुजन का जो श्रद्धा भाव था, या जो कहिए जो वफादारी का भाव था, या जो कहिए कि मानते थे कि हमारे नेता ये हैं, वो उद्धव को लेकर के अभी भी उनके मन में है। और उद्धव भी मराठी समाज के लिए अभी भी काम करने को तत्पर हैं। जी संजीव जी, बिहार में कोई भी कम्युनिटी इतना पावरफुल नहीं है जो अपने बल पे सरकार बना सके। और बोलते हैं छोटी छोटी जातियां पचफोड़ना बोलते हैं बिहार में। अगर महागठबंधन इसी तरीके से काम करते रहा, एजेंडा पे अभी दुसाद साहब बात कर रहे थे कि खाली गठबंधन बनने से काम नहीं चलेगा, एजेंडा अगर होगा तभी आप जाकर, मतलब उग्र हिंदुत्व की जो काट है वो जो है एकदम क्रांतिकारी सामाजिक न्याय है, ये बात कर रहे थे दुसाद साहब। तो बिहार में कैसे क्या होगा, कैसे सोशल इक्वेशन कैसे बनेगा? बिहार केंद्र बिंदु है अभी राजनीति का। जी रतन भाई देखिए, वो मैं लालू जी को फिर यहाँ पे याद कर रहा हूँ। आज ही जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने कहा कि जो है बजरंग बली हनुमान जी नाराज हो गए हैं नरेंद्र मोदी से और अब हम लोगों के साथ हैं। और उसमें जो दूसरी बात कही, ये बहुत, ये तो एक प्रसंग है, इस पर कभी बात हो और भी करेंगे, जो हिंदुत्व का मध्य प्रदेश में खेल हो रहा है। लेकिन जो दूसरी बात कही, उन्होंने ये कहा कि कोल भील नल नील सब हमारे साथ आ गए। अच्छी बात है, कोल भील नल नील सब हमारे साथ आ गए। हम संबुक को खोजेंगे ना, हमको निषाद को खोजना पड़ेगा, निषाद राज को खोजना पड़ेगा। निषाद नहीं है, निषाद राज है। तो ये मिसिंग है पूरे भारत के स्तर पे, बिहार के स्तर पे नहीं, भारत के स्तर पे महागठबंधन में ये मिसिंग है। मैं एकदम से हेमंत भाई से सहमत नहीं हूं कि एक ही दलितों की एक पार्टी वहां बैठी है। देखिए, इस आज की बैठक में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं थी जिसने कभी न कभी बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाई है। सिंगल, कहीं छोटी इकाइयों में कांग्रेस ने भी बना ली है, उस पर अभी एग्जैक्ट फैक्ट पर नहीं है, लेकिन छोटी इकाइयों में बनाई है, लेकिन या सपोर्ट किया है जिसमें चीजें आई हैं। तो इस आधार पे यदि मापा जाएगा कि चिराग पासवान का लैंग्वेज, चिराग पासवान का हनुमान भक्त होना, ये सब जरूर आपत्तिजनक है, लेकिन सब कुछ लैंग्वेज से नहीं होता।
ये तो सत्ता शेयरिंग का प्रसंग है ना। आपने भी रतन भाई एक बात कही कि ये जो है, जो ईडी और सीबीआई का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है उसके कारण भी ये का है, तो प्रसंग तो ये भी देखा जाएगा। और चाहे दलितों की सत्ता रही हो या स्त्रियों की सत्ता रही हो, दोनों के संघर्ष जो है हमेशा सत्ता में भागीदारी की रही है। इसीलिए आप देखिए नेशनलिज्म का जब पूरा एक डिस्कोर्स खड़ा हो रहा था, तो एक डिबेट का, एक बार्गेनिंग किससे हो रहा था? कॉलोनियल स्टेट से हो रहा था। तो जब सत्ता शेयरिंग का, जिन्होंने कहा कि एक पार्टी है सीपीआई-एमएल, वो 35-40 सालों से यहाँ सक्रिय है, लेकिन आप 35-40 सालों में बिहार में दलित राजनीति को खड़ा हुआ नहीं देखते होंगे। आप उसके इमेजरीज नहीं देख रहे होंगे, आप शिक्षण संस्थानों को नहीं देख रहे होंगे जो महाराष्ट्र में देखेंगे, एक हद तक यूपी में भी आप देखेंगे। तो जिम्मेवारी तो जरूरी होता है। सोशल जस्टिस आखिर है क्या? सोशल समीकरण से ज्यादा जरूरी है सोशल जस्टिस। और जो सामाजिक न्याय की अभी की मांग है वो ये है कि सत्ता अति पिछड़ों और दलितों की ओर जाए, और ये सुनिश्चित भाजपा करे अपने स्ट्रेटजी के तहत हिंदुत्व के फोल्ड में लेने के लिए खतरनाक है। इससे बचने के लिए ये सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी इनकी होती है। और जो सोशल जस्टिस है वो ये मांग करता है कि दलित नेतृत्व का, आपने सही, अब आपके सवाल पे आता हूं कि जो संख्या है, जो छोटे छोटे जो जातियों की अपनी अपनी संख्या है, तो उससे क्या ये संभव है? तो इसीलिए यहाँ जो सोशल इंजीनियरिंग का प्रसंग है, इस जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए थी। मैं देख रहा हूं कि बिहार में तोड़ने की कोशिश होती चली गई, लगातार लोग बिखरते चले गए। तो सिर्फ जिम्मेवारी आप उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर नहीं डाल सकते कि इनकी महत्वाकांक्षा है, सिर्फ जिम्मेवारी आप जीतन राम मांझी के ऊपर नहीं डाल सकते। आपको देखना होगा, आपको भी कुछ छोड़ना होगा, आपको लोगों को जोड़ना होगा। नैरेटिव का बहुत बड़ा महत्व 24 के संघर्ष में होने वाला है। तो 24 का संघर्ष है, और आगे का जो, देखिए मैं, हो सकता है बहुत से लोग नाराज हो जाएं, लेकिन आपको ध्यान दिलाऊं कि आप तमिलनाडु पैटर्न ऑफ पॉलिटिक्स देखें। आपने सही कहा, महाराष्ट्र में एक ही हत्या नहीं हुई है जो नाराजगी हुई है, बहुत सारी हत्याएं हुई हैं। नामांतर आंदोलन में जो लोग मारे जा रहे थे, जो लोग मार रहे थे, उसके प्रसंग अलग हैं। निश्चित तौर पे उद्धव ठाकरे आज जो कर रहे हैं वो एक तरह से बाला साहब ठाकरे से आगे बढ़ना, प्रबोधन कार ठाकरे की तरफ जाना भी है, बल्कि पीछे की तरफ भी जाना है। वो एक अलग पॉलिटिक्स हो रही है, बहुत शानदार पॉलिटिक्स हो रही है। वो बल्कि कांग्रेस की तुलना में ज्यादा बढ़िया हिंदुत्व का क्रिटिक पेश कर रहे हैं। ये सब है, लेकिन जो सामाजिक सच्चाई है वो ये है कि इसमें यदि शंभुक और निषाद राज, शंभुक मारा जाएगा और निषाद राज दिखाई नहीं पड़ेंगे सीन में, तो दिक्कत होगी। सिर्फ नल नील भील कोल भील से बात नहीं बनने वाली है। ये दुसार साहब, प्रतीकों की राजनीति में तो भाजपा सबसे टॉप पर है, और आरएसएस जिस तरह का गढ़ती है प्रतीक, ये मैं थोड़ा दलित पॉलिटिक्स के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, खास तौर से क्योंकि आप डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया है। जैसे जैसे अम्बेडकरवादियों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे दलितों के अधिकार घटते हैं। कहीं कोई एजेंडा है दलित पॉलिटिक्स का कि सिर्फ एमएलए एमपी बनने का एजेंडा है? हम दलित पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं। आज जो बैठक हुई है बिहार में, खासतौर से बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहेंगे, हम लोग बहुत पहले से इनका चरित्र का आकलन कर रहे हैं, चिराग पासवान का, और चिराग पासवान ने साबित किया है कि जो है कि उनकी सोच जो है निहायत ही काल्पनिक है। उस व्यक्ति में कहीं से इस बात का इल्म नहीं है कि भाजपा जो है एक एक करके जो है दलित पिछड़ों के सारे अधिकार खत्म कर चुके, बिल्कुल नहीं। उनके लिए जो है सिर्फ और सिर्फ सत्ता। मांझी जी की बात है, मांझी जी के साथ एक समस्या रही। मैं मांझी जी का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, उनका 2 किताबें भी लिखा, लेकिन परवर्ती काल में चल करके जो है भारी उनसे निराशा हुई। मांझी भारतीय राजनीति के भारी टैलेंट होने के बावजूद बहुत ही अविश्वसनीय कैरेक्टर है। अभी हालात ऐसे नहीं बने थे कि उनको खुल करके उनके सीमे में चला जाना चाहिए था। मैंने देखा कल के दैनिक जागरण में छपा हुआ था कि उससे मिल लिए, क्या नाम है, अमित शाह से मिल लिए। संजीव जी उनकी बात कर रहे हैं, आपका उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा पर तुम क्या बताऊं कि उपेंद्र कुशवाहा व्यक्ति जो कहीं से भी सिंपैथी का पात्र नहीं है। तो इन लोगों की वजह से, चिराग पासवान, आपका जीतन राम मांझी, उपेंद्र पासवान की वजह से जो है एक बड़ी जो हम लोग जो लड़ाई की उम्मीद कर रहे थे, वो लड़ाई कहीं से कमजोर होगी, वो लड़ाई कहीं से कमजोर होगी। समस्या एक चीज ये है कि कांसीराम साहब ने
जाति चेतना का जो राजनीतिकरण किया उसका बड़ा लाभ भी मिला, नुकसान भी हुआ। जाति चेतना के राजनीतिकरण के वजह से जो है चिराग पासवान जैसे थर्ड रेट के व्यक्ति जो है एक समाज का नेता बन जाता है। जाति चेतना की वजह से जिन कई दलित ऐसे हैं जिनके पास कोई पॉलिटिकल योग्यता नहीं, वो सब नेता बने हुए हैं। तो कांसीराम के जाति चेतना का नुकसान हुआ है। और इस समय जो है कई ऐसी जातियां हैं जो है वो जानती हैं कि उनका नेता निहायत ही निकम्मा है। बीजेपी के साथ जाना जो है अपने आप में पॉलिटिकल क्राइम है, एक सामाजिक क्राइम है, और उसके साथ वो जा रहे हैं। लेकिन मैंने जो अध्ययन करके देखा है कि इनकी जातियों का कुछ हद तक उनके पीछे समर्थन है। ऐसे में सर बिहार के परिप्रेक्ष्य में, आप भी बिहार से हैं, संजीव जी भी बिहार से हैं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में सर एक विशेष जिम्मेवारी लेना जो है हम लोगों की एक नैतिक जिम्मेवारी बन गई। ये नीतीश कुमार का जो जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र पासवान ने जो एक भाजपा के पक्ष में जो स्थिति फेवर की है, हम लोगों को सर एक टीम बना करके एटलीस्ट उत्तर प्रदेश और बिहार के दलित वंचितों के बीच में जाना पड़ेगा और इनकी भूमिका का जो है एहसास कराना पड़ेगा कि जो चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी की जो भूमिका है बिल्कुल जो है एंटी बहुजन की है, देशद्रोही की है। ऐसे व्यक्तियों को जो है मैं क्या कहूं, तो एक बड़ी भूमिका है सर। मैंने आज फेसबुक पर एक लिखा है कि जो मैं देख रहा हूं कि बिहार के जो दलित बहुजन समाज के कुछ नेता जिस तरीके से अपने सिर्फ और सिर्फ निहित स्वार्थ है सर, पर्सनल स्वार्थ है, समाज को दंडित करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। मैंने ये कहा तो कि अम्बेडकर वादियों की संख्या जैसे बढ़ती गई, दुसाद साहब, जैसे जैसे अम्बेडकर वादियों की, सब लोग कह रहे हैं अम्बेडकर वादी, पूजा हो रही है खूब, लेकिन वही समय है जहां से दलितों के अधिकार जो है कम होते जा रहे हैं, सिमटते जा रहे हैं। क्या किसी दलित लीडरशिप के पास कोई विजन एजेंडा है? क्या कोई ज्ञापन मैनिफेस्टो है जिसको पुश किया जाए, या कि समाज ही ऐसा हो गया है कि अपने जात के नेता के पीछे भाग लेता है? क्या समाज ही ऐसा हो गया है, एजेंडा इंपॉर्टेंट नहीं है समाज के लिए? बात दोनों है सर। ये जो नेता सब है, आपके नेता निहायत विजन लेस, इनके लिए राजनीति मिशन नहीं प्रोफेशन बन चुकी है सर। गौर करें मेरी बात, ये जो दलित चेहरे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनके लिए पॉलिटिक्स जो है मिशन से पूरी तरीके से प्रोफेशन, जीने खाने का नजरिया बन चुके हैं। वो ये जानते हैं कि कांसीराम साहब ने जो जाति चेतना का राजनीतिकरण किया था, इनमें एक दुर्बलता पैदा हुई है कि हमारी भी जाति का कोई नेता हो। इस दुर्बलता का ये दोहन कर रहे हैं। ऐसे में सर जो है बुद्धिजीवी वर्ग की विशेष जिम्मेवारी बनती है कि हम फील्ड में जाएं और इन लोगों की जो भूमिका है, नकारात्मक भूमिका है, इसका जो है एहसास कराने की कोशिश करें। हम बुद्धिजीवी, हम लोगों की बात कौन सुनता है, लेकिन फिर भी जो है कुछ असर पड़ेगा। नहीं भी करता है तो कम से कम अपनी जमीन के प्रति जो है जवाब दे तो नहीं रहेंगे जी। कोई एजेंडा है, सब एजेंडा विजन संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं कि लास्ट सेगमेंट में चलूं? मैं यही कहना चाह रहा हूं सर कि तैयार हो जाएं। हम लोगों को भारत की राजनीति की दिशा तय करने वाले दो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार के जो है दलित बहुजन है, उनके बीच जाकर के वस्तु स्थिति का ये करे, एहसास कराए, उनको हम बताएं कि भाजपा की नीतियों के फलस्वरूप आप बिल्कुल उस गुलामों की स्थिति में आ चुके हो, इस स्टेज में पहुंच चुके हो जिस स्टेज में भारत के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चलनी पड़ी, जिस स्टेज में मंडेला के लोगों को गोरों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी, तो वो स्टेज आ गया है। दुख की बात है कि इस बात का इल्म नहीं है समाज को, और इल्म कराने वाले लोग जो है भाजपा के साथ चले गए हैं। तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है सर कि इस बात का एहसास कराने के लिए, गुलामी का एहसास कराने के लिए कुछ करें। चैनलें और अखबारों में अपनी भूमिका अदा करने से आगे बढ़े कि थोड़ा फील्ड में जाए कुछ। हम लोग सिंपल एक्टिविस्ट लोग हैं, हम लोग चैनल के थ्रू ही पहुंचा देते हैं थोड़ा बहुत। 30 सेकंड में रतन भाई, मैं एकदम 30 सेकंड में, देखिए दुसाद सर हम लोगों के लिए बेकन लाइट है, हम लोग इनसे सीखते हैं और इस बात से जरूर सहमत हैं, जो बुद्धिजीवियों की भूमिका जो रेखांकित कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सिविल सोसाइटी अपनी भूमिका कर रही है और बुद्धिजीवियों को ये सिविल सोसाइटी बुद्धिजीवियों को ये भूमिका करनी चाहिए। जहां मैं असहमत हो रहा हूं उनसे, वो थोड़ा सा 30 सेकंड में मैं कहना चाह रहा हूं। और आप जिससे सीखते हैं उससे असहमत होने का साहस और विवेक तो होना ही चाहिए। तो देखिए, मुझे ये लगता है कि मुझे पूरे जो भाजपा विरोधी या आरएसएस विरोधी जो लड़ाई है, उस लड़ाई में सत्ता पक्ष जो आज बैठी जमात, उसमें से कोई भी त्याग की भूमिका में या कोई आदर्श रखता हुआ
या कोई नीति या नैतिक रखता हुआ मुझे अभी तक तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। यदि नीतीश कुमार रिजाइन करके इसमें आगे बढ़ गए होते तो फिर जीतन राम मांझी से भी आप उम्मीद कर लेते कि सत्ता छोड़ करके उन्हें इस लड़ाई में में आना चाहिए। चूंकि कोई बड़ा आंदोलन नहीं है तो बात क्या थी, बार्गेनिंग थी। बेटे का विधान परिषद जा रहा है, बेटे का मंत्री पद जा रहा है, आगे गया का सीट का क्या होगा, जमुई के सीट का क्या होगा। एक दूसरी छोटी सी बात कि सत्ता का अर्थ सिर्फ सीधे सीधे, चूंकि सारी लड़ाई सत्ता की है, तो सत्ता का अर्थ सीधे सीधे सांसद या विधायक बनना नहीं होता है। आप पता करिए कितने आयोग खाली हैं अभी, यहाँ पे आयोगों का पद खाली है बिहार में। आपने सत्ता की शेयरिंग सीखी ही नहीं। यदि आपने सत्ता की शेयरिंग दी होती, देखिए महागठबंधन में ये कुवत नहीं है या छोटी छोटी जो पार्टियां हैं कि सबको एब्जॉर्ब कर ले, जितना भाजपा कर पा रही है। आज एक चमार जाति से आज यहाँ राज्यपाल बैठा दिया, इसके पहले सूढ़ी जाति से एक राज्यपाल बैठाया था, या दूसरी चीजें करती है। आपको कम से कम करना चाहिए था कि सारी अकादमियां खोल देते, जैसे आपने बीपीएससी में किया। बीपीएससी में 3 अलग अलग समूहों से लोगों को लाया। तो ये जरूरत होती है, जो नहीं दिखा। तो ऐसी तो जिम्मेवारी सिर्फ जीतन राम मांझी की नहीं है। मैं चिराग पासवान की बात नहीं कर, क्योंकि चिराग पासवान सीधे सीधे कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन बाकी दूसरों की बात नहीं चंदन जी, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। ये चंदन जी माइक थोड़ा ऊपर कर लीजिए, माइक ऊपर कर लीजिए। हाँ, ये जो जीतन राम मांझी जी को लेकर के जो है जो बातें आ रही है, आप उसको ये कवर अप नहीं कर सकते हैं इसके जरिए कि आयोगों को बंद कर रखा गया हुआ है, उसमें नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, उसमें होना चाहिए। पावर शेयरिंग का मतलब सिर्फ एमएलए और एमपी नहीं होता है। मैं यह कह रहा हूं कि आपका एजेंडा क्या है। अगर आपको ये आपने कारण क्या गिनाया कि नीतीश कुमार ने कहा कि चाहे तो मर्ज कर जाइए या बाहर चले जाइए, तो आप कहते हैं कि नहीं, मैं मर्ज भी नहीं करूंगा, ना मैं बाहर जाऊंगा, जैसे और पार्टियां हैं मैं उसी तरह रहूंगा। बाकी क्योंकि वो तो नीतीश कुमार का महागठबंधन तो सिर्फ है नहीं, उसमें और 7 दल हैं, तो आपको रहना चाहिए था, उसमें बने रहना चाहिए था। आपके पुत्र एमएलसी बने आरजेडी के सहयोग से, आपके पुत्र मंत्री बने आरजेडी नीतीश कुमार की सरकार में, उसके पहले बीजेपी नीतीश कुमार की सरकार में आप उसमें लगातार रहे। उसके बाद आपको नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया, तो आप तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ से ले रहे हैं, सत्ता का भोग कर रहे हैं। आपको जिस दिन लगता है कि हमको इधर कुछ कम हो रहा है, हमको इधर कुछ कम मिल रहा है, उस दिन आप स्विच ओवर कर जाते हैं। यही काम नीतीश कुमार, हेमंत सर, यही बात नीतीश कुमार भी करते रहे। नहीं, हम किसी को न नीतीश कुमार को डिफेंड करना चाहते हैं न जीतन राम मांझी को। आप दलित पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं दलित पॉलिटिक्स के बारे में कह रहा हूँ। इन लोगों ने बहुत नुकसान, मैं बता रहा हूँ कि इनके वजह से जो नुकसान हो रहा है, वो सबसे महत्वपूर्ण जो साहब जो कह रहे हैं कि ये लोग जो कुछ कर रहे हैं, उससे दलित पॉलिटिक्स को, उससे दलित चेतना को कितनी सहायता मिल रही है, दलित चेतना को आप कितना कुंद कर रहे हैं, ये आप देखिए। आपने कितना इंतजार किया। आप तो लग रहा था कि आप इंतजार ही कर रहे थे कि नीतीश कुमार कहें और मैं यहाँ से सीधे उड़ चलूं, और आप उड़े और जाकर गिरे वहां अमित शाह की गोद में। तो ये नीतीश कुमार ने क्या किया, तो आप ये कहिए कि नीतीश कुमार बदलते रहते इसलिए मैं बदलता हूं और बाकी मेरे लिए कुछ नहीं है, हम आज इधर चले जाएंगे, कल इधर चले जाएंगे और ये सब चलता रहेगा, तब तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। मैं 15 सेकंड में सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं जी हेमंत, मैं 15 सेकंड में मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि मैं व्यक्तियों की भी नहीं बात कर रहा, मैं पार्टियों की भी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि जो राजनीतिक प्रवृत्ति है, आपको जो नैरेटिव पेश करना है, जो जिस लड़ाई में आप उतरे हैं, उस लड़ाई में, क्योंकि ये जिम्मेवारी सिर्फ न जीतन राम मांझी की है, ये जिम्मेवारी ऐसे दूसरे अन्य लोगों की नहीं है। मैंने पूरा ब्रॉडर एक से ये बताया कि क्या तमिलनाडु से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के बिहार में जो हुआ, यदि शंभू गायब हो जाएंगे, यदि निषाद राज गायब हो जाएंगे और वो उस खेमे में बैठे हुए दिखेंगे तो दिक्कत होगी। मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ। ये आज का जो डिस्कशन है वो इस एका पर था कि क्या होने जा रहा है, क्या चुनौती मिलने जा रही है। मैं एक चीज और मैं जोड़ देता हूँ, बस अपनी बात खत्म करता हूँ जी, कि मुकेश सहनी को पूरा नेस्तनाबूद कर दिया बीजेपी ने, पूरी पार्टी को निगल गए, उनके सारे विधायक लेकर सबको बीजेपी छोटी से छोटी मछली और मंझोली मछलियों को भी खाए। राम विलास जी की विरासत को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया।
क्या हुआ, लेकिन उनके पुत्र, उनके भाई वहीं जाकर खड़े हैं, उन्हीं के गोद में बैठे हुए हैं। मुकेश सहनी की पूरी पार्टी खा गई बीजेपी, उनके विधायक लेकर चली गई सारे, और आज वहीं खड़े हैं। तो भाई क्या मतलब है इसका समझ में नहीं आता। और आप दोष किसी और को देंगे कि वो भी चले जाते हैं, वो भी आ जाते हैं, तो मैं चला गया था, क्या दिक्कत है इसमें। तो आपकी प्रतिबद्धता, आपका कमिटमेंट कहाँ है, ये सवाल है। चाहे कोई हो, जीतन अम्माजी हो, चिराग हो, या मुकेश सहनी हो, या उपेंद्र कुशवाहा, प्रतिबद्धता इनकी समाज के साथ नहीं है। अपने निहित स्वार्थ में ये बीजेपी के साथ जाते हैं, उधर से भागते हैं, फिर जाते हैं। ये चल रहा है निहित स्वार्थ में। चलते चलते एक आखिरी सेगमेंट सवाल ले रहा हूं। बगैर पार्टी के भी सरकार को हराया जाता है, और इसी सरकार में हमने देखा भी है सरकार को पीछे झुकना पड़ता है। चाहे SC/ST एक्ट का मामला हो, रोस्टर का मसला हो, या किसानों का मसला हो, लोग झुका देते हैं, झुकाने वाले लोग। बहरहाल बिहार में कहावत है, लटकला तो गैला बेटा, सुना होगा, लटकला तो गैला बेटा। तो ये मैंने कभी किसी को कहा था, किसी पॉलिटिकल लीडर को, कि बच के रहिएगा, लटके तक गए। MLA MP मंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लोग आते जाते रहते, कितने बने होंगे अम्बेडकर और नेहरू के बाद से कोई काउंटिंग भी नहीं है, कितने बने होंगे MLA MP मिनिस्टर। लेकिन अल्टीमेटली एजेंडा जो है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है, एजेंडा ही जिंदा रहता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने मंत्री बनकर और ये पार्टी बनाकर जितना नहीं किया होगा, उतना मेमोरेंडम देकर, ज्ञापन देकर, बहस करके उन्होंने हासिल किया। ये समझने की बात है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी एक कर्नाटक में चुनाव हुआ है, बहुत दिनों बाद सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस का एजेंडा दिखा। अभी कितना इम्प्लीमेंट होगा मैं नहीं कह सकता। अभी कई राज्यों में चुनाव है, मसलन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में है, फिर आंध्रा में होगा। कांग्रेस जो मॉडल ला रही है, राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है कि सिर्फ एक गठबंधन नहीं, विजन के साथ गठबंधन, एजेंडा के साथ गठबंधन हो। तो जो एजेंडा कर्नाटक में आया, क्या वही रिपीट? अभी तो आज इनिशियल मीटिंग है, दूसरे मीटिंग में बहुत सारा कुछ क्लियर होगा। क्या वही एजेंडा रिपीट हो सकता है सेकुलरिज्म को लेकर या सोशल जस्टिस को लेकर? क्योंकि मैं समझता हूं कि ये लड़ाई जो है, तो हिंदू बनाम हिंदू एक तरीके से, कि जितने OBC और दलित हैं, जो बीजेपी के बैकबोन है, वो हिंदू भी है और दलित भी है और OBC भी है। तो क्या संक्षेप में आप सभी से छोटी छोटी प्रतिक्रिया की, अगली मीटिंग जब महागठबंधन की होगी, तो जो मॉडल एक डेवलप हो रहा है, क्या उसको एक राष्ट्रीय, देखिए ऑलरेडी तमिलनाडु में बहुत कुछ चल रहा है उधर, अभी राजस्थान में भी थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, क्या इसको एक राष्ट्रीय स्वरूप मिल सकता है क्या महागठबंधन के माध्यम से? हेमंत जी, आप ही से शुरू करते हैं। माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। हाँ, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि इसका माइक ऊपर कर लीजिए। मैं यह उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से इसका एक नेशनल शेप अप होगा, ये नेशनली। और उसमें अगली बैठक में, जो पहले से ये कहा जा रहा है कि अगली बैठक में और कुछ लोग उसमें हो सकता है कि जुड़ेंगे, तो ये और ब्रॉडर भी होगा और नेशनल शेप अप भी होगा इसका। तो ये मुझे आज की बैठक से ये लगा है कि अब शिमला में जो बैठक होगी, उससे और बातें आगे बढ़ेंगी इसमें। जी धनंजय जी, आजकल वो ED CBI वाले खाली ऑपोजिशन का घर पहचानता है। ऑपोजिशन की मीटिंग हुई है, उसमें ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा। क्या ये पूरा ED और CBI सब कांग्रेस के जमाने में ही कुछ कुछ सब बना था, नया कानून, जिसका बखूबी इस्तेमाल बीजेपी ने कर लिया, और चिदम्बरम को जेल भी जाना पड़ा उस चक्कर में, ऑपोजिशन के बहुत सारे नेता पकड़े गए। क्या ये सब मिला जुला के रिव्यू होगा अगले मीटिंग में, एजेंडा में आएगा क्या? सोशल जस्टिस, सेकुलरिज्म, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल, जुडिशरी से जो टकराव है, तमाम मसला है जो उभर के आया है। जी देखिए, इतिहास से तो हम सबक लेते ही हैं जी। पार्टियां भी लेंगी, कांग्रेस भी लेंगी और दूसरी पार्टियां भी लेंगी। नीतीश कुमार ने भी सबक लिया, उद्धव ठाकरे ने भी सबक लिया, तो सबक तो सब लेते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो खास करके कांग्रेस ने भी इस बात पे ये किया है, सामाजिक न्याय और स्त्री को आगे बढ़ाने का जो मुद्दा है, वो चाहे नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार ने भी इस पर लगातार ध्यान दिया कि कैसे महिलाएं बिहार में आगे आए। सामाजिक न्याय की जहाँ तक बातें आती हैं, तो वहाँ राजस्थान में भी देखिए बहुत काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इवन वहाँ छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है, तमिलनाडु तो है ही अपने आप में। तो मुझे लग रहा है कि ये सब मिलकर के कहीं ना कहीं एक जो नेशनल एजेंडा की आप बात कर रहे हैं, उसमें लगता है मुझे
कि सामाजिक न्याय और स्त्री को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और उसमें मैं एक और लाइन जोड़ दूं कि जो जगदेव बाबू कहा करते थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, उसमें सवर्ण स्त्रियां भी आ जाती हैं साथ में। तो मुझे लगता है बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने बहुजनवाद या स्त्रियों को भी इसमें शामिल किया है, या जगदेव बाबू की नीति को आगे बढ़ाया है, या लोहिया को भी ऐड कर दीजिए आगे बढ़ाया है, तो वो सारा जो है आगे आने वाले राजनीति में दिखाई पड़ेगा। अम्बेडकर भी दिखेंगे, लोहिया भी दिखेंगे, नेहरू भी दिखेंगे और जगदेव बाबू भी दिखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि सबक हमने लिया है। अब 75 साल में जो हमारी यात्रा हुई है, वो यात्रा एक नई यात्रा पे निकलेगी 75 साल बाद, ऐसा मुझे दिखाई पड़ा। चलिए, अच्छी बात है संजीव भाई, कास्ट सेंसस भी एजेंडा बन सकता है, इसमें सहमति बन सकती है। बिल्कुल, ये होना और इस चाहिए। बार सहमति बन गई तो कास्ट सेंसस होगा और मुद्दा बनेगा। देखिए जुलाई में यदि होगा भी, जुलाई में यदि कोर्ट में सक्सेसफुली ये कर लेते हैं, उसका बचाव कर लेते हैं, तो बिहार वाला जो है लगभग पूरा हो चुका है। तो उससे एक मैसेज, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि सामाजिक न्याय के मुद्दे को सेंटर में लाया जाए। आपने बड़ा अच्छा संकेत दिया, वो संकेत दिया कि चिदम्बरम, जो उनको अपने ही जाल में जेल जाना पड़ा और कोई ज्यादा सहानुभूति उनको नहीं मिल पाई, लेकिन उससे कांग्रेस सीख रही है। कांग्रेस को एक स्टेटमेंट और आज भाषण जो सदाकत आश्रम में हुआ, वो राहुल गांधी का है, उसको भी संकेत में मैं कहूं, उन्होंने कहा कि बिहार में हमारा दिल है, बसता है। तो दिल को बहुत बड़े सर्जरी की जरूरत है रतन भाई। आप यहाँ के अध्यक्ष हेमंत भाई जानते हैं, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, इसके अलावा अभी 70 से 80% जिला अध्यक्ष सवर्ण बनाए गए। एक जाति से उसमें 30-40% होंगे, वो तो एग्जैक्ट आंकड़े हेमंत जी देंगे। तो ये ऑपरेशन की जरूरत है। जरूर कर्नाटक से एक अच्छा संदेश गया था, लेकिन उससे अच्छा संदेश बिहार से है, जो धनंजय जी कह रहे हैं। जो जाति जनगणना हो जाता है, जो महिलाओं का काम है नीतीश जी का, ये सबको सामने ला करके दलितों के लिए भी, महादलितों के लिए भी नीतीश जी के काम है, ये सबको देखना चाहिए। अन्यथा जो मध्य प्रदेश में हो रहा है बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। नहीं तो फिर कर्नाटक में श्रेय सिद्धारमैया को जाएगा, राजस्थान में श्रेय गहलोत को जाएगा, राहुल जी को फिर श्रेय नहीं जाएगा, यदि मध्य प्रदेश को जल्दी चेक नहीं करते। वहां राहुल फीट होते दिख रहे हैं। तुषार साहब, फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स। सीधा कीजिए, रोटेशन ऑन कीजिए। चलिए, अब तुषार साहब चले गए। अगले एपिसोड में हम लोग मिलते हैं, तो सिर्फ सोशल बेस ऑफ एनडीए और सोशल बेस ऑफ यूपी, इस पे चर्चा करते हैं, खास तौर से हिंदी पट्टी में इस पे चर्चा की जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, एक खास एपिसोड आज पटना महागठबंधन की मीटिंग पर, पूरा देखते रहिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया, जल्दी मिलता हूँ। शुक्रिया सर, शुक्रिया।